तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैम में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो आपके मन में पहला ही सवाल आया होगा इसको सुनते ही कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे दोस्तों, अभी तक जो हम लोग पॉइंट चार्जेस देखते थे वो एक प्लेन पे रखते थे, जो प्लेन होता था 2D में हम वेक्टर फॉर्म लगाएं या ना लगाएं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस एक 3D प्लेन में आ जाएं तो फिर बिना वेक्टर फॉर्म को जाने हम उनके बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं निकाल सकते। तो आज की वीडियो में हम यही करने वाले हैं। पहले वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उस पर बेस्ड 3D वाले क्वेश्चन करेंगे जो जेईई मेंस और नीट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ क्लास 12 के बच्चों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ कहाँ अप्लाई होगा, तो वो अप्लाई होगा 3D प्लेन। तो सबसे पहले क्या ज़रूरत हमें एक 3D प्लेन बनाने की, तो जल्दी से हम एक 3D प्लेन बना लेते हैं। तो एक छोटा सा नन्ना मुन्ना हमने 3D प्लेन बना लिया। मान लेते हैं कि ये इसका ओरिजिन है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। एक्चुअल में दोस्तों क्या है कि ये जो z एक्सिस होती है इसको हम बोर्ड पे ड्रॉ ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। तो z एक्सिस एक्चुअल में क्या होगी, वो ऐसे होगी z एक्सिस। ये प्लेन जो है हमारा z एक्सिस ऐसे होगी, तो इसको हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको ऐसे कर्व कर देते हैं। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2। क्या है भाई, दो चार्जेस हमारे पास Q1 और Q2। चूँकि हम इसको वेक्टर फॉर्म पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले इन दोनों की पोजीशन को डिनोट करना होगा। और पोजीशन को डिनोट करेंगे हम वेक्टर में, कैसे? पोजीशन वेक्टर से। आपको पता भी होगा कि डिस्टेंस हम हमेशा कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से। तो सबसे पहले हमने Q1 की डिस्टेंस ली ओरिजिन से, फिर Q2 को लेते हैं। तो जल्दी से देखिए इसको ज़रा, ये हमने इन दोनों की लोकेशन को लोकेट कर दिया। मान लिया कि O से ये A पॉइंट पे है और ये B पॉइंट पे है। इसका पोजीशन वेक्टर है R1 और इसका पोजीशन वेक्टर है R2। दोनों के हमने पोजीशन वेक्टर सपोज कर लिया कि Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R1, और Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, R2। और इनके बीच की जो एक्चुअल डिस्टेंस है, जैसे ये है इन दोनों के बीच की एक्चुअल डिस्टेंस, ये मान लिया हमने R वेक्टर है। क्या मान लिया, R वेक्टर है। तो हमने तीनों की पोजीशन मान ली। और अगर बात करें हम OA वेक्टर की, किसकी बात करें हम, OA वेक्टर की, तो वो कितना माना है हमने, R1 वेक्टर। और बात करें हम OB वेक्टर की, तो वो कितना माना है हमने, R2 वेक्टर। OA वेक्टर को हमने माना है R1 वेक्टर, OB को माना हमने R2 वेक्टर। और अगर हम आपसे बात करें हमारा AB वेक्टर कितना है, तो आप बोलोगे R वेक्टर। लेकिन अगर हम बात करें पोजीशन की AB वेक्टर की, तो आपने पढ़ रखा होगा थोड़ा सा वेक्टर में, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी आप आज समझ जाएंगे क्या होता है। अगर आपको AB की पोजीशन वेक्टर निकालना है तो आपको क्या करेंगे, आप देखेंगे जो सेकंड लेटर है उसको पहले लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। तो ध्यान से सुनिए, फिर से एक बार समझिए क्या करेंगे। अगर कभी भी आपको वेक्टर पोजीशन लिखना है तो आप क्या करेंगे, जो सेकंड टर्म है उसकी पोजीशन में से पहले वाली पोजीशन को माइनस कर देंगे, यानी OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर कर देंगे। तो AB वेक्टर को हमने कितना माना है, R वेक्टर, OB वेक्टर को हमने माना है R2 वेक्टर, और OA वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर। तो ये तो रही कहानी वेक्टर की। अब सारे पोजीशन वेक्टर आ चुके हैं। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। किसकी बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की। तो दो चार्जेस के बीच मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से। कैसे निकालते हैं, कूलम्ब्स लॉ से। और कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करने के लिए क्या करना होता है, पहले दो चार्जेस को ज्वाइन करना होता है। तो दो चार्जेस को हम ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। अब उसके बाद हम बनाएंगे इनके बीच डायरेक्शन। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, मान लेते हैं कि हमको फोर्स निकालना है Q2 चार्ज पे। किस पे निकालना है, Q2 पे। तो आप देखिए जैसे ये वेक्टर होता है तो वेक्टर में दो चीज़ें होती है। ये एरो जिस साइड हेड करता है इसे बोलते हैं हेड और इसे बोलते हैं टेल। ध्यान से सुनिए,
वेक्टर के नोटेशन में हमने सीखा है कि ये होता है टेल और ये होता है हेड। आपको जिस भी, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको जिस भी चार्ज पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है, आपको एरो यानी हेड उसका यहीं पे रखना होगा। तो मान लिया हमने हेड यहीं पे बना दिया। इसका ध्यान से सुनिएगा कि जहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो उस पे आपको हेड रखना है और दूसरे वाले पे टेल रखना है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड, तो इसकी बात करें हम किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, और इसको नाम क्या देंगे, F21 या FBA, जो भी आप लिख दो, FBA या F21 लिख देते हैं, FBA चलो लिख देते हैं हम। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, FBA क्या लिख दिया हमने, FBA इक्वल्स टू, आप याद करो क्या लिखते थे, एक कांस्टेंट K, चार्ज Q1 Q2, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड का हमने ले लिया प्रोडक्ट। अब फिर देखेंगे B से A तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो B से A तक की डिस्टेंस कितनी है, R वेक्टर। लेकिन मेरे दोस्तों डिस्टेंस तो वेक्टर क्वांटिटी है नहीं, तो क्या करेंगे हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना होता है, ये R वेक्टर है, इसी पे आप मॉडुलस लगा देंगे, एक लाइन में बंद कर देंगे, इसी को बोलते हैं मॉडुलस और उसका स्क्वायर। लेकिन मेरे दोस्तों ये फोर्स है, ये उसका मैग्नीट्यूड आया, लेकिन अभी भी इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड तो आया हमारे पास लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन भी चाहिए, तो क्या करना होगा, तो इसके लिए आपको याद करना होगा एक बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट को जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, यूनिट वेक्टर। किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको वेक्टर से रिप्रेजेंट करना है, जो वेक्टर है ऑलरेडी, तो उसके लिए हमको आपको यहाँ पे लिखना होगा आर कैप। क्या लिखना, आर कैप एक्चुअल में क्या होता है, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर किस काम में आता है, हमेशा डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के काम में आता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1। और हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में, याद होगा, आर कैप इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन मॉडुलस ऑफ आर। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और देखते हैं क्या बनता है हमारा फॉर्मूला, K Q1 Q2, तो ऐसे ही रहेगा। ये हो गया मॉडुलस ऑफ R का होल स्क्वायर। R वेक्टर को हम क्या लिख पाएंगे मेरे दोस्तों, R वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ R। तो यहाँ पे स्क्वायर और इसकी पावर 1 है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे आएगा हमारा K Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ R का होल क्यूब और वेक्टर R, ये आया हमारा FBA। ठीक है, और इसकी वैल्यू, तो ये हमारा बन गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या बन गया मेरे दोस्तों, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो जो K है हमारा, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट है। ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक, और ये है उसका मॉडुलस क्यूब। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम ऐसे कर देंगे। लेकिन मेरे दोस्तों कुछ बुक में आपको डराने के लिए इसी को कुछ दूसरे तरह से लिख देता है। तो देखो ज़रा कैसे लिख देता है, वो कुछ ऐसे लिखता है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। K Q1 Q2 R वेक्टर की वैल्यू हमने देखो क्या निकाली है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब, और ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो फार्मूला वही है, बस चीज़ें थोड़ी सी बदल गई हैं। अब इस पे बेस जब हम न्यूमेरिकल करेंगे मेरे दोस्तों, तो ज़्यादा क्लियरिटी आएगी और ज़्यादा बातें हमको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले आप इसको समझे और फिर इसको नोट कर ले, फिर उसके बाद हम इस पे बेस न्यूमेरिकल करते हैं। तो एक बार हम फिर से ज़रा समझने का प्रयास करते हैं एक्चुअल में हमने किया क्या। हमने क्या किया, दो चार्ज लिए Q1 Q2, उनके पोजीशन वेक्टर माने R1 और R2, और इनके बीच का जो पोजीशन वेक्टर माना वो R वेक्टर माना, और वेक्टर R की वैल्यू हमने निकाली R2 माइनस R1। कैसे आता है, इसके लिए हमने बताया है OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। और ये जो पोजीशन वेक्टर लेते हैं हम हमेशा कहाँ से लेते हैं, ओरिजिन से लेते हैं। तो यहाँ से हमने वेक्टर आर की वैल्यू निकाली। उसके बाद बारी आती है मैग्नीट्यूड निकालने की, और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ये हमने लिखा K Q1 Q2 अपॉन मॉडुलस ऑफ आर का होल स्क्वायर इंटू आर कैप।
आर कैप क्यों लगाया? कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर हो उसको वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है तो आर कैप का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमने कर दिया और उसके बाद इसको सॉल्व कर लिया तो ये वेक्टर फॉर्म बन गया। अब आपको जब क्वेश्चन इस पे कराएंगे अभी जस्ट, तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी। तो इस पे बेस्ड एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं। तो पहले तो एक बार जल्दी से हम लोग वेक्टर फॉर्म देख लेते हैं किसकी? कूलम्ब्स लॉ की। क्या था हमारा फॉर्मूला? एफ ए बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब और ब्रैकेट में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये था दोस्तों हमारा फॉर्मूला कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। तो अब बारी आती है इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करने की। तो उस सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पे है जिसमें कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। पहला पॉइंट चार्ज है 2 कूलम का, दूसरा है -4 कूलम का। इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,7। जैसे ही कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन हो तो आपको तुरंत ये जान जाना है कि हमको यहाँ पे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लगाना है। कैसे हमको पता चलेगा कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लगाना है न्यूमेरिकल में? जहाँ भी आपको क्वेश्चन में आपको वर्टिसेस दिए जाएँ, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए जाएँ, क्या दिए जाए? ऐसे कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे तो आप जान जाओ वहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लगाना है। तो ये तो पता चल गया कि हमें कि इनके बीच अगर हमको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन चाहिए तो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। अब बात है क्वेश्चन हमको किस पे पूछ रहा है? बी पे पूछ रहा है। तो हमने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था मेरे दोस्तों, जिस पे फोर्स पूछी जाएगी आपको वेक्टर बनाते टाइम हेड वहीं पे रखना है। तो सबसे पहले हम यही करते हैं, हेड हम यहाँ बना देते हैं। ये बना दिया हमने हेड, तो ये हमें पता चल गई डायरेक्शन। अब हमको क्या करना है? वेक्टर फॉर्म जितने कोऑर्डिनेट्स दिखे हैं इन सब की पोजीशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना है। जैसे ए का सबसे पहले हम ओ ए वेक्टर देखते हैं कितना होगा। ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर कितना होगा मेरे दोस्तों? देखो 4 है, 7 है, तो 4 जो है वो क्या है? एक्स एक्सिस पे गया है। तो एक्स एक्सिस पे हमारा होता है आई कैप, तो ये हो जाएगा 4 आई कैप प्लस वाई पे है 7, तो 7 जे कैप। तो ये हमने ए का कोऑर्डिनेट लिख दिया वेक्टर फॉर्म में। ऐसे ही हम बी के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में। वो क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों देखो ये है 7, तो 7 आई कैप प्लस 12 जे कैप। तो ओ बी वेक्टर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? 7 आई कैप प्लस 12 जे कैप। ये हमने क्या किया? वेक्टर फॉर्म में पोजीशंस लिख ली। अब बात आती है कूलम्ब्स लॉ की। तो कूलम्ब्स लॉ अभी हमने बताया क्या है? एफ ए बी इक्वल्स टू के Q1 Q2 R2 माइनस R1। यहाँ से एक नोट करके आप लिख सकते हैं बात। नोट क्या है कि जो साइन होगा चार्ज का उसको हमें लेना है। टेक साइन ऑफ चार्ज। आपको क्या करना है? साइन लेना है किसका? चार्ज का। तो अब जरा मैं फोर्स की बात करता हूँ। एफ ए बी की बी ए मेरे दोस्तों देखो किस पे फोर्स निकालनी है? बी पे। किसकी वजह से निकालनी है? ए की वजह से। तो एफ बी ए क्या हो जाएगा? एफ बी ए मैंने यहाँ पे लिख दिया है एफ बी ए। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या? के Q1 पहले चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज़ क्या है भाई? पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है? 2 कूलम। तो आप यहाँ पे वैल्यू रख दो 2 इंटू दूसरे वाले का 4, लेकिन यहाँ पे क्या लगा दोगे आप? माइनस अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस देखिए साफ साफ लिखा है। तो वेक्टर बी ए का होल क्यूब, वेक्टर बी ए के मॉडुलस का होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे यूनिट कैप ऑफ बी ए। या फिर इस तरह से आप लिख दो। इस तरह से लिखने का मतलब क्या हो जाएगा? ज़रा देखो के की वैल्यू आप बताओ क्या होती है? 9 इंटू 10⁹। ये हो जाएगा हमारा -8। और ये बी ए को क्या लिख पाएंगे हम? जरा देखो, अगर हमारे पास ए बी वेक्टर है तो हम इसको लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगर कहीं हमारे पास हो ए बी वेक्टर तो हम लिखते हैं ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। और अगर हमारे पास बी ए वेक्टर आ गया तो फिर क्या करेंगे भाई? देखो सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? ए, तो यहाँ पे लिखना होगा हमें ओ ए वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर। तो हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पे मेरे दोस्तों? बी ए की। किसकी ज़रूरत है? बी ए की। तो बी ए हमको यहाँ से मिल जाएगा। ओ ए वेक्टर कितना है हमारा? 4 आई कैप। क्या है भाई? 4 आई कैप प्लस 7 जे कैप।
ब्रैकेट लगा दीजिए, माइनस ओ बी वेक्टर कितना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 आई कैप प्लस 12 जे कैप। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, साइन चेंज करके माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस 7 यानी माइनस 3 आई कैप, 7 माइनस 12 यानी माइनस कितना हो जाएगा भाई, 7 माइनस 12 यानी कि 5 जे कैप। तो ये हमारा आ गया वेक्टर बी ए। क्या आ गया भाई, वेक्टर बी ए। और यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है भाई, ये रहता है हमारा वेक्टर बी ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी ए का होल क्यूब। तो अब जरा देखो वेक्टर बी ए, ये वैल्यू हमारे पास है -8 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 72 इंटू 10 टू दी पावर 9। वेक्टर बी ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास है वैल्यू -3 आई कैप -5 जे कैप अपॉन इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस में कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, याद रखिएगा मॉडुलस निकालने का एक ही तरीका होता है, अंडर रूट आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 और 5 के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 25 का होल क्यूब। तो ये वैल्यू मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस 72 और यहाँ ब्रैकेट में आएगा 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप अपॉन, आप इसको ज़रा ऐड करो 25 और 9, तो हमारा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 34 का होल क्यूब। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक एक तरीका था ताकि आपको आइडिया हो कैसे कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे। अभी एक क्वेश्चन और जहां हम लोग कर लेंगे दोस्तों, तो सारी क्लियरिटी अपने आप आ जाएगी, खुद ब खुद पूरे क्वेश्चन में क्लियरिटी आ जाएगी और आपको क्वेश्चन करना तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन को आप पूरा आराम से पढ़े और डायग्राम को समझे ध्यान से। ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, फिर कूलम्ब्स लॉ के आप कोई भी क्वेश्चन लगाओ जो वेक्टर पे बेस्ड है, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, वेक्टर फॉर्म अगर कूलम्ब्स लॉ की लगानी है तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए। कभी भी आप क्वेश्चन ऐसा देखो जो 3D में, जैसे ये एक क्यूब रखा है आपके सामने, मान लिया इस क्यूब की एक साइड है 1 मीटर, एक क्यूब है जिसकी साइड है 1 मीटर, समझिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन पाएँ तो आपको क्या करना होगा, इसका एक ओरिजिन मानना होगा। आप कहीं भी मान सकते हो, तो सुविधा के लिए हमने बना दिया और इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन। ध्यान से समझिएगा, 3D प्लेन है और बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन की ज़रूरत होगी, तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ऐसे आप चीज़ों को समझिएगा। तो हर एक कॉर्नर को नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट कॉर्नर हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7th और ये 8, ये इसके 8 कॉर्नर है। और आपसे अगर क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि फाइंड द, मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द नेट फोर्स ऑन 6.6 पे हमें नेट फोर्स लगानी। अब अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, 0.6 जो है इस पे कितने फोर्स लगाएंगे, हर एक पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज Q रखा है, हर एक पॉइंट पे जो चार्ज है वो Q है। तो अब जरा देखो इस पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, 1 भी लगाएगा, 2 भी लगाएगा, यानी कि 7 फोर्स लगेंगे इस पे। यानी कि अगर हम बात करें कि सबसे पहला फोर्स जो होगा F6, 6 पे कौन लगाएगा 1, फिर 6 पे कौन लगाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। इतने फोर्स हमारे सामने आने वाले हैं और इन सारे फोर्सेस को हम एक एक करके एनालिसिस करनी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा मेरे दोस्तों, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको आने चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट निकालना सीखते हैं, ध्यान से समझिएगा बात को। अगर हम बात करें ये पॉइंट है हमारा ओरिजिन, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0,0। अब देखो अगर हम लेफ़्ट या राइट चलते हैं, ध्यान से समझिए, इधर जा रहे हैं तो ये x की पॉजिटिव डायरेक्शन है, 1 मीटर की ये डायरेक्शन है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1,0,0। ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट 2 का जो कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 1,0,0। अब इसी तरह से अगर हम बात करें कि पॉइंट 4 का जो कोऑर्डिनेट होगा, तो देखो आप ऊपर जा रहे हो, क्या होगा, क्या आप x एक्सिस पे गए हो, नहीं, 0, 1, 0, पॉइंट 4 का कोऑर्डिनेट आ गया।
0.3 का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा जरा देखो। तो 0.3 पे आप देखो लेफ्ट कितना गए हो 1 मीटर और हाइट पे कितना हो 1, तो 110, ये 0.3 का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 110। तो हमारे पास 4 पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने बना लिए। अब ये जो पॉइंट है ना मेरे दोस्तों, ये जो हमने जेड एक्सिस बनाया 0.5, वो एक्चुअल में कैसे है, ऐसे है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हमारे सामने, देखो ये है 0.4, ये है 0.5 एक्चुअल में। तो ये कैसे निकलेगा पॉइंट, इसके लिए समझिएगा ज़रा क्या। अब देखिए जब भी हमको कोऑर्डिनेट्स लिखने हो ना, हम जब भी कोऑर्डिनेट हमको बताने हो तो हम 3 तरह से चलेंगे, या तो लेफ़्ट राइट, या तो टॉप बॉटम, या तो फ्रंट बैक। लेफ़्ट राइट चलने का मतलब हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे, यानी कि सबसे पहले कॉमा के पहले बार। टॉप बॉटम का मतलब हम मान लेंगे कि वाई एक्सिस, और फ्रंट या बैक का मतलब जेड एक्सिस। तो 3 तरह से देखना इस पे। तो ये पॉइंट हमारा जो सामने आया, अब इसको गौर से देखिएगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है 1। तो आप मेरे दोस्तों बताओ, आप ओरिजिन से लेफ़्ट या राइट में कुछ हो, नहीं हो। तो ओरिजिन से लेफ़्ट या राइट नहीं है, तो इस पॉइंट का जो एक्स एक्सिस आया वो आया 0, यानी एब्सिसा हो गई 0। अब बात करते हैं वाई एक्सिस। क्या आप ओरिजिन से कुछ हाइट पे हो, टॉप या बॉटम पे हो? तो टॉप पे हो, आप कितना हो 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया 1। अब बात करें फ्रंट या बैक की, तो ज़रा देखो ये फ्रंट पे कितना है 1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया मेरे दोस्तों 0, 1, 1। तो हमें आई होप आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट समझ में आया होगा। फिर से समझो कि कोऑर्डिनेट्स लिखते टाइम हमको 3 तरह से चलना होता है। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस का मतलब या तो लेफ़्ट या तो राइट, और दूसरा वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस का मतलब या तो टॉप या तो बॉटम, या तो ऊपर या तो नीचे। और अगर बात करें जेड एक्सिस, या फ्रंट या बैक। ठीक, 3 तरह से चलते हैं। तो आपको हर एक तरह से चल के देखना है। जैसे हमने 0.5 लिखा, तो 0.5 एक्चुअल में ऐसे है। तो ये देखा हमने कि ओरिजिन से लेफ़्ट या राइट है क्या, नहीं है, तो इसलिए ये पॉइंट हो गया 0। और वाई एक्सिस की बात करें, ओरिजिन से टॉप पे है या बॉटम पे है, तो टॉप पे है, ये कितना है 1, तो इसलिए ये। अगर बॉटम पे होता तो -1 कोऑर्डिनेट लिख देते। अब तीसरा कोऑर्डिनेट की बात करें, ये फ्रंट पे कितना है 1, तो इसलिए 0, 1, 1। अब इसी तरह से हम 0.6 के कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो कोशिश ये करिए मेरे दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट खुद से बताइए, अदरवाइज़ मैं तो बताता ही हूँ। तो चलिए 0.6 के कोऑर्डिनेट्स अगर आपने खुद से बता लिए, तो आई होप आपको कोऑर्डिनेट्स तो ज़रूर आ जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, मैं फिर से बताता हूँ। ये रहा 0.6 हमारे सामने। तो पहली चीज़, ओरिजिन से लेफ़्ट या राइट पे कितने हैं हम 1, तो एक्स एक्सिस तो हमारा हो जाएगा इसका 1, समझ गए। अब दूसरी बात देखिएगा ध्यान से ज़रा, यहाँ पे ऐसे है ये पॉइंट, ये एक्चुअल में ऐसे बनाया मैंने, ये है। अब लेफ़्ट या राइट तो हम 1 आ गए हैं, लेफ़्ट में है 1। अब टॉप या बॉटम कितने पे है 1 पे, टॉप या बॉटम भी है। क्या फ्रंट और बैक भी है? बिल्कुल भी, फ्रंट भी है। तो 1, 1, 0.6 का जो कोऑर्डिनेट आया 1, 1, 1, तीनों 1 आ गए। यानी हम लेफ़्ट राइट भी चल चुके हैं, टॉप बॉटम भी चल चुके हैं, फ्रंट और बैक भी चल चुके हैं। देखो फ्रंट और बैक का मतलब हम चल भले ही फ्रंट रहे हैं, हम जेड एक्सिस की बात कर रहे हैं। इसी तरह से हम 7th पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखते हैं। अब 7th पॉइंट के लिए ज़रा समझो मेरे दोस्तों, ये पॉइंट कुछ ऐसे है 7। तो आप लेफ़्ट या राइट हो क्या, ओरिजिन से आप लेफ़्ट में कितने हो 1, तो यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आया 1। अब देखो, क्या ओरिजिन से आप ऊपर या नीचे हो, टॉप या बॉटम हो, नहीं, तो ये हो गया 0। फ्रंट बैक, क्या फ्रंट में हो 1, तो ये 1, 0, 1, समझ गए आप। इसी तरह से 8th पॉइंट का देखो आप ज़रा, 8th पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। ओरिजिन पे एक्स वाई तो हमेशा 0 होता है, फ्रंट में कितना हो 1। आप चेक भी कर सकते हो, ना तो हम लेफ़्ट है ना तो राइट, सेंटर पे ही है। और ये पॉइंट कितना हो जाएगा, तो आप बताओ 0, 0, 1। तो मैग्नीट्यूड की चर्चा हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम F61 निकालते हैं। 6 पे 1 की वजह से कांस्टेंट के, 6 पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड Q, 1 पे जो चार्ज है उसका भी मैग्नीट्यूड Q। और बात आती है यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो R61 आपको याद आया होगा वेक्टर फॉर्म में। और यहाँ पे ज़रा देखिए क्या लिखते थे, R61 वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। अब थोड़ी सी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, हमने पहले भी आपको बताया था। अगर आपको यहाँ पे R61 दिखा है ना, तो 1 में से 6 को माइनस करिएगा। फिर से सुनिए, 1 में से 6 को माइनस करिएगा। 0.1 जो है उसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, यानी कि 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप।
0.6 की बात करिए तो 0.6 का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है मेरे दोस्तों, 1 1 1। अब 6 1 निकालना है तो 1 में से क्या करना होगा, 6 को माइनस करना होगा, तो 0 -1 यानी -1 आई कैप, फिर देखो 0 -1 यानी -j कैप, फिर -k कैप। तो ये इसके हम लोग वेक्टर फॉर्म को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। k की वैल्यू k क्यू स्क्वायर, यहाँ पे R61 की वैल्यू क्या हो गई, आप जरा देखो, -i कैप -j कैप -k कैप अपॉन अंडर रूट में मॉडुलस ऑफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों, हमने बताया था, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, तीनों के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, और इसको इधर मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो F61 की जो वैल्यू आई मेरे दोस्तों क्या आई, के क्यू स्क्वायर। आप चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लो और इसका माइनस यहाँ लगा दो, तो ये आया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और इसके मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला है 1 + 1 + 1 यानी √3 का क्यूब। √3 का क्यूब यानी मेरे दोस्तों कितना आ गया, आप ज़रा ध्यान से बताओ भाई, क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वैल्यू हो जाएगी हमारी 3√3। तो ये एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन हमने किया। अब क्या करेंगे आप, इसी तरह से 6 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 6 2 निकालेंगे, फिर 6 3 निकालेंगे, ऐसे 6 8 तक निकालेंगे। तो अब थोड़ा सा आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, तो थोड़ा स्मार्टली वर्क करते हैं। आप देखो के क्यू स्क्वायर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं 6 2 यानी कि 2 में से 6 को माइनस करना है। 2 पॉइंट जो है, पॉइंट 2 कहाँ है, ये है, इसमें के कोऑर्डिनेट से 6 को माइनस करना है। तो 1 - 1 0 यानी 1 - 1 0 यानी आई कैप नहीं रहेगा। फिर बात करते हैं हम 0 - 1 यानी कितना हो जाएगा, -j कैप, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -j कैप। फिर देखो 0 - 1 यानी कितना, -k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 + 1 यानी √2, तो √2 का होल क्यूब। तो थोड़ा सा ये स्मार्टली वर्क आप करेंगे, और इसके माइनस को भी आप कॉमन ले लीजिए, √2 का क्यूब, ठीक है, √2 का क्यूब का मतलब 2√2। आप इसको चाहो तो लिख दो -k क्यू स्क्वायर जे कैप प्लस के कैप अपॉन 2√2। तो ये हमारा आया F62 की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे आप X63 निकालेंगे, 6 3 क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर रहेगा। फिर देखेंगे हम 6 3 में, 3 में से 6 को माइनस करेंगे, 1 - 1 0, फिर 1 - 1 0 यानी कि यहाँ पे केवल और केवल बचेगा क्या, के क्यू बचेगा। अब देखिए जितने भी होंगे फिर उन सब का आप वेक्टर सम कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो आई होप आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे, और इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप कर लेंगे। आपसे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने वाला है, थोड़ी सी आपसे इमेजिनेशन करवाएगा, तो आई होप आप कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है मेरे दोस्तों, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना, जो कि मैंने बताया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.